उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी। आप हमारा उद्धार करने की भूमिका में क्यों आना चाहते हैं? आप हमारी चौकीदारी करने की भी भूमिका में क्यों आना चाहते हैं? इन क्षेत्रों में नहीं है। अभी भी गाँवों में आपको सामुदायिक शौचालय घर-घर में तो बना ही नहीं है, बहुत कम है, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में मतलब बहुत कम है। आप उस चीज पर सवाल उठा रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा बनाने की सरकार बात करती है। हाँ, अभी भी आप खुद बनारस के गाँव में चेक कर लीजिए, महिलाओं के लिए शौचालय, और केवल शौचालय ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि शौचालय के साथ स्नानागार भी होना चाहिए। मतलब फिल्मों में एक्टिंग करना, रोल करना अलग चीज है, और फिल्मों को बनाना, प्रोड्यूस करना, निर्देशन करना, इसमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ जो फैमिलीज हैं वहां पे वो आ रही हैं जरूर, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे वहाँ महिलाओं की इन चीज, हमारे यहाँ घरों में जो उनको एक मतलब खास कर घरेलू महिलाओं के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है, और वो अप्रिसिएशन की कमी से जो जूझती है, इमोशनली जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, जो उसके काम को महत्व मिलना चाहिए, उसका अस्तित्व एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज और मैं हूं कुमार विजय। आज एक अंतराल के बाद हम काशी के कर्णधार लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। आज काशी के कर्णधार में हम जिनको आमंत्रित किए हैं वो बहुत खास मेहमान हैं, और हम उनसे माफ़ी मांगते हुए आज का ये एपिसोड शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल को तकरीबन 1 महीना हो रहा है और हम बात करते हैं, हर समय बात करते हैं कि हम महिलाओं की आवाज़ के लिए भी उतने ही सेंसिटिव हैं जितना बाकी सामाजिक न्याय की लड़ाई हो या जो भी सामाजिक परिवर्तन की बातें हो, उन सब पर हम अपने आप को संवेदनशील तो दिखाते हैं, कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं, लेकिन हम आज उनसे माफ़ी मांगते हो जिस पर उन्होंने ही हमें चिताया कि इस पूरे 1 महीने में हम महिला पक्ष को, आधी आबादी को अपने चैनल पे कोई स्पेस नहीं दे पाए, तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जागृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी मेहमान हैं वाराणसी की समाज सेविका जागृति राही जी, और जागृति राही जी से आज हम कुछ बहुत सामान्य और कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर बातचीत करेंगे जो हमारे समाज को परिवर्तित कर सकती हैं, नए आंदोलन विकसित कर सकती हैं और समाज बेहतर कैसे बने, इस पर उनसे हम सीखेंगे, समझेंगे और समृद्ध होंगे। और काशी के कर्णधार में, चूँकि देखिए यहाँ हमको जब हम कर्णधार बार बार कहते हैं तो लगता है कि हम कितने बायस्ड हैं, कोई हमने फेमिनिन वर्ड नहीं यूज किया बल्कि हम मस्कुलिन वर्ड यूज कर रहे हैं, कर्णधार। लेकिन अभी फिलहाल तो हम उसी के साथ चलेंगे, और काशी के कर्णधार काशी की बिटिया जागृति जी हैं। तो जागृति जी, हम सबसे पहले इस काशी शहर को आप कैसे देखती हैं बतौर महिला? काशी या बनारस, मैं उसको अपने लिए तो एक जीवन शैली और एक संस्कृति की तरह से देखती हूँ, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी कही जाती है, और उतना ही बुद्ध के और कबीर की नगरी भी कही जाती है, और विभिन्न संस्कृतियों का जिस तरह से संवाद हुआ है और जिस तरह से मेल है, पूरे देश भर के जिस तरह से लोगों के मोहल्ले यहाँ बसे हुए हैं और वो सब एकजुट हो जाते हैं यहाँ आके बनारस की ज़मीन पर, तो मेरे लिए ये एक साझा संस्कृति की अपने आप में एक विरासत है, और दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी भी कही जाती है। तो इसका जो पुरातन स्वरूप है उसको मुझे वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ये कमोबेश कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक स्त्री पक्ष ही हो सकता है जो सबको साझा करता है। हम जिस साझी संस्कृति की बात करते हैं जिससे एक बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है, तो उसको स्त्री पक्ष से कितनी खूबसूरती से कि ना उन्हें बाबा विश्वनाथ से दिक्कत आती है, ना काशी कबीर से दिक्कत आती है, ना बुद्ध से, बल्कि सबको आत्मसात और साझा करते हुए चाहते हैं कि गरिमा इस शहर की बनी रहे। तो हम चलते हैं कि आज जो खासतौर पे राजनैतिक स्थिति है, और उस राजनैतिक स्थिति या परिधि के बीच में जो वाराणसी का महिला पक्ष है वो कितना आगे आता हुआ दिख रहा है, या कहीं ना कहीं पूरे देश की तरह वो भी पिछड़ा हुआ है, या कुछ अलग संबल यहाँ है महिलाओं का?
बहुत कहीं न कहीं पीड़ाजनक स्थिति है। अब महिला पक्ष को ही अगर बात करूँ मैं, तो काशी या बनारस बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। जी। कहीं न कहीं उसकी एक पहचान जो है बनारसी साड़ी है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, और वो कौन बीनता है? वो बुनकर बीनते हैं, और उसमें आधे से अधिक काम वहाँ पे महिलाएँ करती हैं। जी। और बुनकरी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनके पेशे में जो यहाँ 5 लाख से ज़्यादा परिवार लगे हुए हैं, जो महिलाएँ लगी हुई हैं, उनके मोहल्ले के मोहल्ले उजाड़े जा रहे हैं। उनकी जगह पे वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिजली का रेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादातर हथकरघा जो काम करने वाले लोग थे, उसमें ज़्यादातर दलित हैं या मुस्लिम हैं। उनके पास से वो काम जो है, उनका जो इतना हुनर है, वो अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि पावर लूम में कन्वर्ट हो गई चीज़ें, और पावर हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। जी। पॉलिसी के लेवल पे हम कहीं न कहीं फेल हुए, और उसके बाद जो अभी पावर लूम है, उसमें भी जो लोग वही लोग लगे हुए थे, उनकी हालत ये है कि देश के दूसरे स्टेट्स में वो जाके काम करने को मजबूर हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, और जो इतना बड़ा एक स्किल, एक इतना खूबसूरत काम, हथकरघा का काम हो या पावर लूम पे ही, लेकिन वो जो उनकी आर्ट है कपड़े बनाने की और बिनने की, उसमें जो खूबसूरती है, उसको हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जाकर वो सूरत में कहीं बना रहे हैं, कहीं वो दक्षिण में जा रहे हैं, लेकिन बनारस जो जिस तरह से पूर्वांचल और बनारस में उनको जगह मिलनी चाहिए थी, उनको मतलब संरक्षित किया जाना जाना चाहिए चाहिए था, था। वो नहीं हो पा रहा है, और उसमें महिलाओं का बहुत नुकसान है। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि जैसे बार बार बात आती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात, तो उसमें यहाँ के बुनकरों को कोई रिहेबिलिट करने का प्रयास नहीं हुआ? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे बड़े-बड़े चीज़ें होती हैं। आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बढ़ा दीजिएगा बुनकरों के नाम पर, उससे जो हाथ से बिनने वाला, बैठ के कताई करने वाला, या उसमें कटिंग करने वाली और ताँती भरने वाली, काँटी भरने वाली जो महिला है, उस तक वो लाभ पहुँचता नहीं है। जी। जो हमारा जो गैप है योजनाओं में, वो सबसे बड़ा यही गैप है, कि जो लाभ जिसको पहुँचना चाहिए, वो जो लक्षित समूह है होना चाहिए, वहाँ तक वो लाभ कन्वर्ट नहीं होता है, नहीं पहुँच पाता है। हमारी योजनाओं में ये लूपहोल रहता है, और वही बुनकरों के साथ भी हो रहा है। या उनके प्रोडक्ट्स को जो मार्केट मिलना चाहिए था जिस तरह से, बाकी उनकी मज़दूरी, आप एक रास्ते में खड़े हुए जो मज़दूर है, वो जितना मज़दूरी ले लेता है, उतना भी बुनकर को नहीं मिलती है। डेली की उसकी मज़दूरी इतनी ज़्यादा कम है कि उनके बीच में टीबी, कुपोषण से लेके तमाम बीमारियाँ बच्चों को है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं वो। तो अच्छा, वो यही ये मैं दिक्कत है। रोकते हुए मैं, ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका थर्ड टर्म चल रहा है, जब वो आपके सांसद भी जी। हैं, तो क्या जो शहर, जो डिस्ट्रिक्ट इस देश को तकरीबन 10-12 साल से प्रधानमंत्री दे रहा है, क्या प्रधानमंत्री के होने का कुछ फायदा उसको मिलता दिख रहा है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के होने से यहाँ पे पैसे तो बहुत आए हैं, योजनाएं भी बहुत आई हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जी। अब चारों तरफ जो है लिंक रोड और बड़ी-बड़ी सड़कें बन रही हैं, लाइटें अच्छी लग रही हैं, मार्केट्स जो है वो तमाम तोड़ के, मतलब बनारस की जाम एक प्रॉब्लम रहा है, नो डाउट, जी। लेकिन उसका विस्तारीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी बहुत जा रही है। अभी रिसेंटली जिस तरह से दाल मंडी का पूरा मार्केट, जो जी। पूर्वांचल की एक इतनी बड़ी मंडी थी, जहां हजारों परिवारों का रोजगार जिनको मिलता था, वो खत्म हो रही है, तहस नहस हो रही है। तो मैं इसको इस तरह के विकास मॉडल को कैसे विकास मानूं, जी। जिसमें लोगों के कहते हैं ना, पेट पे लात पड़ रही है। जी। तो ये अच्छा, तो एक मैं सवाल है। लगातार देख रहा हूँ तमाम योजनाओं को लेकर के, या जैसे अभी आपने कहा कि लाइटें लग रही, सड़कें बन रही हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी कहीं भूख से पीड़ित है। तो भूखी देह पर मेकअप कैसा भी हो, बहुत खूबसूरत नहीं लग नहीं पाता लगता। है, या बहुत तकलीफदेह स्थिति में भी दिखता है। इस इतना सब कुछ दिखने के बावजूद और छोटे-छोटे विरोध के बावजूद यहाँ कोई मुकम्मल आंदोलन क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है बनारस में, जबकि एक बड़ी परंपरा रही है यहाँ आंदोलनकारियों की? जी, बिल्कुल रही है, और एक समय में ये समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है बनारस, उसके अलावा गांधीयंस का एक बहुत बड़ा, जहाँ मैं खुद रहती रही हूँ 50 सालों से, वो एक केंद्र रहा है, और
यहाँ से तमाम देश के स्वतंत्रता से संग्राम में भी बड़े पैमाने पे लोगों की भागीदारी रही। उसके बाद इवन लेफ्ट का भी एक पूरा बैकग्राउंड सेंटर रहा है, बिल्कुल। सेंटर रहा है, यहाँ से जीते हैं लोग, सांसद रहे हैं, तो विधायक रहे हैं। इस तरह की पूरी एक वैचारिक भी साझा, जिसको कहते हैं बुनियाद, जो है बनारस की, काशी की, बहुत रिच रही है। लेकिन पिछले 20-25 सालों में जिस तरह से पूरा का पूरा बाजार हावी हुआ है हर चीज पे, मैं उसको इसी तरह देखती हूँ। उसने बहुत नुकसान किया अल्टीमेटली, और खासकर यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई लिखाई का जो कट थ्रोट कंपटीशन आया, उसमें बच्चे, जो नए यंग जनरेशन है, उसके सामने वैचारिक बुनियाद खड़ी करना या उस पर लड़ाई लड़ना, इस तरह की चीजें एकदम पीछे चली गई। उनकी जो पॉलिटिकल नर्चरिंग होती थी, जो नागरिकता का एक ट्रेनिंग होता था, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से होता था, वो तो बंद कर दिया गया। और फिर बाहर जो मूवमेंट का जो माहौल होता था, वो इसलिए कि अमीर गरीब की खाई इतनी बढ़ी है, इतनी महंगाई बढ़ी है कि लोग अपनी जिंदगी चलाने में ही इतना परेशान है कि मुझे लगता है कि वो जो एक मूवमेंट के लिए स्पिरिट हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं दमन की वजह से क्रश हुई। और दूसरा, डिवाइड बहुत हुआ सोसाइटी में। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो डिवाइड खत्म किया गया था 70-75 मतलब सालों में, 200 सालों में संघर्ष करके, और उसके बाद जो एक बाउंडेशन हुआ था, और एक हर तबके का जो लीडिंग तबका था, वो समाज को दिशा दे रहा था कहीं ना कहीं, वो खत्म हुआ। अब जाकर जो पीढ़ी है पूरी, वो चली गई, और ये नई पीढ़ी उस तरह से डेवलप नहीं हुई। कहीं ना कहीं मार्केट ही हावी हुआ। तो उसका नतीजा है कि आंदोलनों की जमीन नहीं बन पा रही है। जो अच्छा, मैं यहाँ राजनीति में तो है ही कि डिवाइड चल रहा है, लेकिन मैं बनारस में लगातार देख रहा हूँ कि जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के लोग हैं, जो सामाजिक सिनेरियो में लगातार समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उनके भीतर भी एक जातीय डिवीजन दिखने लगा है कि सब अपने अपने जाति को लेकर के, तो भले प्रोग्रेसिव अप्रोच हो, लेकिन साझा कोई विकसित नहीं होता दिख रहा है। क्या ये ठीक मुझे दिख रहा है, या मुझे तो नहीं ठीक लगता, क्योंकि मैं गांधी के बैकग्राउंड से हूँ। मेरा परिवार जो है, आज़ादी की लड़ाई में मेरे नाना जी गुजरात से थे और मेरी दादाजी बलिया से हैं, और दोनों लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। वो खादी के कार्यकर्ता थे नाना जी। दादाजी जो है पूरे समाजवादी धारा के व्यक्ति रहे, जिन्होंने अपनी अपनी जातियाँ छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी, और पूरी जिंदगी लगाई समाज के वंचित तबकों के साथ खड़े होकर उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने में। अपनी एक तरह से जिम्मेदारियां छोड़ी। उस तरह के परिवार से मैं हूँ। और उसके बाद फिर जब ये देखती हूँ कि एक दुश्मनी का भाव, गांधी की जो धारा थी उसमें जाति उन्मूलन था, और विनोबा को उन्होंने ही भेजा था मंदिर प्रवेश से लेके, और सारे जाति उन्मूलन की लड़ाइयाँ, इनफैक्ट उनके ऊपर जो हमले होने हुए शुरू हुए गांधी के ऊपर, वो जाति के ढांचे को लेके जब उनकी बहस और चली और वो जाति उन्मूलन की तरफ बढ़ने लगे, तभी हुई वो चीजें। तो इसलिए गांधी की धारा में और समाजवाद की धारा में ये था, तत्व हमेशा से था, लेकिन उसमें किसी एक तबके को दुश्मन बनाने का भाव नहीं था। तो वो समावेशी था, उसमें कहीं ना कहीं वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और खास करके जो अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण या अपर सोसाइटी का लेयर है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। आज वो ठीक उल्टा हो गया है। अभी ये हर छोटी कास्ट से लेके हर चीज की अपनी अस्मिता की या पहचान की लड़ाई बन गई है। वो समावेशिता की या जातीय उन्मूलन की या न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है दरअसल, ना समाजवाद की लड़ाई है, वो पहचान की लड़ाई है। और इन दोनों में भेद करना हम लोगों को पड़ेगा। ये पहचान की लड़ाई में आप एक दूसरे के खिलाफ अपनी पहचान को लेके कॉन्शियस होते हैं, और वहाँ एक दूसरे के दुश्मन, कोई ना कोई एक दुश्मन चाहिए आपको। और ये जो डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं फिर वही कट्टरता की तरफ ले जाता है और फासीवाद की तरफ ले जाता है। चाहे कोई एक तबका होगा जो आपका दुश्मन होगा और दूसरा तबका उसके खिलाफ खड़ा होगा, और वहां से फिर हिंसा ही निकलेगी। वो मॉडल कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, मैं ये महसूस करती हूँ। अच्छा, एक प्रश्न मुझे बड़ा जरूरी लगता है। इस समय जो पूरी की पूरी राजनीति है, कहीं ना कहीं धर्म में बढ़ती हुई दिख रही है, या और जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के लोग हो, चाहे आप हो या और जो तमाम लोग जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो लगातार हमलावर रहे हैं संघ और भाजपा पर। तो एक स्त्री को संघ या भाजपा से क्या खतरे आपको दिखते हैं?
बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा तो यही दिखता है कि जब आपकी वैचारिकी में संघ का कोई भी बड़ा नेतृत्व मुझे कोई महिला बता दीजिए। जी। उनके पूरे सावरकर और गोलवलकर या जो शुरुआत हुई है जिस चीज़ से, मैं तो उसी से काम जाती हूँ। हिटलर और मुसोलिनी की तो आइडियोलॉजी में महिला का कहाँ संघ जगह में है? भले जगह न दे रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ कहीं 10,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं, या लाडली बहना जैसी योजनाएं, तो भी तो एम्पावर्ड कर रही महिलाओं को। नहीं, ये लाभार्थी बनाने को एम्पावर्ड करना नहीं कहते हैं। जी। मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि दोनों में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा हमें। आपको तभी क्यों याद आता है जब इलेक्शन में आपको चुनाव में वोट लेने होते हैं। आप बहुत स्मार्टली जो उनके उनके लिए उनका जो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जहाँ 50% रिज़र्वेशन और 33% रिज़र्वेशन देना था। जी। आपने उसको भी झुनझुना थमा दिया या ऐसे गोल-गोल घुमाया, उलझाया कि अभी पता नहीं कब वो लागू होगा, पता नहीं है जी। पार्लियामेंट में। दूसरा दूसरा एक कदम था आपको लेना था, बजट का 27% तो महिलाओं के लिए खर्च करना जी। होता है, आदर्श तरीके से आपको वो यूज़ करना था। आपने किया क्या? जो महिलाओं के लिए अलॉटेड बजट है, वो एडवर्टाइज़मेंट में खर्च हो जा रहा है, जी। उनकी योजनाओं में। जो ज़मीनी स्तर पर मैं यहाँ बनारस ज़िले की महिलाओं के और बच्चों के जो लिए जो कमेटियाँ बनती हैं, वो जी। चाहे महिला सुरक्षा के जितने भी तरह के कानूनों या योजनाओं को उसको सबकी टीम में उनकी टीम में रही हूँ जिले जी। में, प्रशासन के साथ मिलके भी काम किया है। तो वहाँ पे क्या है, आज की स्थिति क्या पहले से बहुत बेहतर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। ना उनके लिए नीचे जिले स्तर पर जो बजट है कोई बहुत बड़ा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भी आप देख लीजिए तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह नज़र आएगा उसका। आप जब निचले स्तर पर आकर उसको ग्रास रूट पे देखेंगे ना, तो वो कितने लोगों को लाभ पहुँचा रहा है, कितनी महिलाओं तक उसका कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। आप 10,000 रुपए एक इलेक्शन में मतलब आपने 40,000 करोड़ सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि जी। बिहार चुनाव में खर्च हो गए। अब यूपी में भी शायद उसी तरह से किया जी। जाएगा क्योंकि वो तो एक मॉड्यूल बन गया, जी, हर जगह बिल्कुल। होगा। 1500 से बढ़ के हम ये कह सकते हैं कि 10,000 तक पहुँच गए तो अच्छी जी। बात है। वादा तो 2 लाख का है, जी। आप 2 लाख पहुँचा दीजिए वो भी अच्छा है। पर ये हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? और क्यों ऐसे महिला को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जीविका दीदी को आप बैठा रहे हो इलेक्शन में महिलाओं को जुटाकर वोट, आप पहले क्यों नहीं उनके जो हक हैं, उनके सशक्तिकरण की जो योजनाएँ हैं या उनको रोजगार, स्वरोजगार के लिए देना है। आज मैं गाँव में देख रही हूँ हर महिला कर्जदार है माइक्रो फाइनेंस की। जी। कितना परसेंट ब्याज उनसे वसूला जा रहा है? गरीब से गरीब महिला जो दिहाड़ी मजदूरी करके जो उसके घर में कमाई होती है, हफ्ते में उसको 6,000, 4,000, 5,000 रुपए चुकाने हो रहे हैं। अपने घर में अपने बच्चों को खिला नहीं पा रही। आत्महत्या तक कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं लोग। माइक्रो फाइनेंस का इतना मकड़ जाल फैला हुआ है। क्या सरकार को पता नहीं चल रहा है? और इनका सबसे ज्यादा शोषण इसका शिकार महिलाएं हो रही हैं, गरीब महिलाएं हो रही हैं। और उनकी गरीबी का ये लाभ उठाना हुआ कि आप एक महिला जिसके हाथ में कैश आता ही नहीं है, उसको आप कहेंगे कि आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आपको वोट देना है, वो जी। देगी। तो तो ये आप बहुत गलत है। अगर आपसे सुझाव लेना हो, जी। या आप अपना कोई ऐसा इश्यू कि जिससे महिलाएं एम्पावर्ड हो सके, ऐसा कौन सा एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहेंगी? कैसे आपको लगता है कि क्या बेहतर रूट हो सकता है महिलाओं को एम्पावर्ड करने का? देखिए, सबसे पहले तो भागीदारी होनी चाहिए, जी। उनके उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी। आप हमारा उद्धार करने की भूमिका में क्यों आना चाहते हैं? जी। आप हमारी चौकीदारी करने की भी भूमिका में क्यों आना जी। चाहते हैं? हम अपना सम्मान हमको सम्मान दीजिए, हमको भागीदारी दीजिए, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। हमारी हिस्सेदारी जो है वो हमको दीजिए। तो महिला तक आप उसको उसके हिस्से का पैसा पहुँचने दीजिए, उसके हिस्से की ज़मीन उसको दीजिए, उसका जो प्रॉपर्टी राइट है, जो उसका एजुकेशन में राइट है, जी। जो शिक्षा में जिस तरह से लड़कियों को अभी भी पुरुषों की तुलना में जहाँ पीछे छूटी हुई हैं, जहाँ ड्रॉप आउट है, मिडिल लेवल पे स्कूल नहीं है, लड़कियों की रीच तो नहीं है, ये तो पूरा का तो वो पूरा हिंदू मैथोलॉजी है, हाँ। जिसकी संघ भी बात करता है, वो बार-बार कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अरे मत कीजिए पूजा, पूजा तो आप हजारों साल से करते आए हैं। 9 दिन नवरात्रि में पूजा करेंगे, बाकी दिन घर में डंडे से पूजा करेंगे। तो ये नहीं चाहिए ना। हम नहीं कहते आप ठीक है, मैं भी पूजा करती हूँ, मैं भी भगवान मतलब एक प्रैक्टिसिंग हिंदू के तौर पर ही कह रही हूँ कि हम नारी की पूजा करते हैं और ये कह के आप अपने सारे जो बाकी जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनको ढक नहीं सकते हैं। जो थानों में तो चले जाइए, जो केसेस हैं वो कौन सी नारी है जो पिट रही है और रोज जिसके साथ घर में हिंसा हो रही तो है। ये जो कुछ कहा जाता है या इस्टेब्लिश किया जाता है किसी नारेबाजी की तरह, इश्तहार की तरह, कि महिलाओं को पूजा जाए, तो
ये सुनने में कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन जैसा कि अभी जागृति जी बता रही हैं कि स्थिति ये है कि स्त्री प्रताड़ित की जा रही है, उन लोगों द्वारा भी प्रताड़ित की जा रही है जो नौ दिन शक्ति की पूजा में व्रत रह रहे हैं, उनसे भी प्रताड़ित ही हो रही, कोई सम्मानजनक। और ये सारी बातें एनसीआरबी के हवाले से कर रहे हैं कि आंकड़े जो कुछ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश उन आंकड़ों में तो नंबर 1 है महिला प्रताड़ना की स्थिति में। तो जागृति जी, मैं यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो सरकार लगातार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा पर एकदम फोकस्ड है, तो क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पे बनारस कितना सुरक्षित दिखता है? सुरक्षित कैसे दिखेगा? मैं मतलब अगर वैसे बात करूँ तो देखिए, बयान तो यहाँ तक आते हैं कि 12 बजे रात में भी कोई निकल सकता है, पर ऐसा नहीं है। सुरक्षा का की हर किसी को चिंता होती है, और कहीं न कहीं पुलिसिंग जिस तरह से है वहाँ पे भी बहुत पहले से बेहतर हो गई है स्थितियाँ, नो डाउट, क्योंकि आपकी कमिश्नरी बन गई है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी महिला पुलिस की संख्या कितनी है? महिलाओं की पुलिस में भी संख्या बहुत कम है, और वो वैसे ही 2M दर्जे पे हैं। तो एक तो थाना भी एक जिले में, इतने बड़े जिले में जहाँ इतने थाने हैं, वहाँ एक महिला थाना होता है। भाई हम आबादी में 50% है, हर थाने में आपको कम से कम इतनी संख्या तो हो कि उनकी उपस्थिति ऐसी इतना सिक्योरिटी दे कि कोई महिला शिकायत करने आराम से पहुंच पाए। थाने में जाने में जो उसको झिझक होती है वो ना हो, वहाँ इतनी संख्या में तो महिला पुलिस उपस्थित होनी चाहिए। तो वो एक बड़ी कमी है अपने आप में। वैसे ही सुरक्षा के लिए जो शिकायत करने वाली जो कमेटियां हैं, उनकी कितनी बार मीटिंग लेते हैं? आप देखिएगा कि महिला और बाल विकास से लेके रिलेटेड जो विशाखा कमेटी से लेके पॉश कमेटी से लेके, और जितनी मैं कई सारी कमेटियों में, बरेका में और तमाम जगहों पर यूनिवर्सिटीज में मैं मेंबर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। जिले के स्तर पे ही आप देख लीजिए कि वो एक मतलब सेकेंडरी चीज होती है, और कभी याद आ जाता है तो हार्डली 10 मिनट के लिए कोई अधिकारी उसमें आके बैठता होगा, कोई एक्शन नहीं होता। ये तमाम बड़ी बातों के साथ एक बहुत जरूरी सी लगने वाली, लेकिन जिसको सामाजिक तौर पर बहुत छोटी बात माना जाता है, और बनारस स्मार्ट सिटी में एक है, और बतौर महिला लगातार आप शहर में यात्रा करती रहती हैं। अच्छा, यहाँ अगर एक महिला को घर से बाहर निकलती है और उसे एक टॉयलेट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी क्या स्थिति दिखती है? क्या उसके लिए बहुत सम्मानजनक कहीं माहौल है? ये शायद बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत आश्चर्य भी होगा लोग के सुन के, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी मतलब बनारस की स्थिति पहले से इस मामले में तो कम से कम बहुत बेटर है कि टॉयलेट्स हैं, नहीं तो वो तो हुआ ही नहीं करते थे किसी चौराहे पे। तो अभी कम से कम मतलब एकमात्र अगर कोई बहुत बड़ा क्रेडिट में मुझे देने के लिए कहिएगा तो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम यही है कि ये लोग स्वच्छता के नाम पे इन्होंने सार्वजनिक शौचालय बहुत सारे बनाए, पर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। अभी भी गांवों में आपको सामुदायिक शौचालय घर घर में तो बना ही नहीं है, बहुत कम है, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में मतलब बहुत कम है। आप उस चीज पर सवाल उठा रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा बनाने की सरकार बात करती है। हाँ, अभी भी आप खुद बनारस के गांवों में चेक कर लीजिए, महिलाओं के लिए शौचालय, और केवल शौचालय ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि शौचालय के साथ स्नानागार भी होना चाहिए। मतलब बाथरूम की जरूरत महिला को तो पड़ती ही पड़ती है, वो कैसे ओपन में नहाएगी? तो आप घर पे पानी की व्यवस्था और शौचालय के साथ बाथरूम की व्यवस्था क्या दी है? इतना बड़ा स्वच्छता के नाम पे 2% टैक्स भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, पर वो नहीं हुआ है। इवन जो टॉयलेट्स हैं उसमें ज्यादातर आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे या कहीं भी चले जाइए, उसमें लॉक रहता है। महिला के नाम पे जो भी बना होगा वो ज्यादातर लॉक रहता है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि वो खुला क्यों नहीं है। स्कूलों में, कॉलेजों में भी अभी भी जो सफाई कर्मी होने चाहिए उसको मेंटेन रखने के लिए, वो उसकी उपस्थिति नहीं है। तो बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है उसमें भी। तो ये जागृति जी का कहना है कि तमाम प्रयास हुए भी हैं, बहुत मुकम्मल प्रयास नहीं हुए हैं, कुछ दिखावटी जैसे प्रयास हुए हैं कि शहर में कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है महिलाओं के लिए, खासतौर पे जब यूनियन की बात हो रही हो तो कुछ जगह दिख रही है स्थितियाँ, लेकिन ग्रामीण सेक्टर में महिला सम्मान के नाम पे जो स्थिति क्रिएट की जानी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई। उन्हें लगातार खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सामाजिक परिवर्तन की रही, जो हमने इनके साथ बातचीत की। कुछ थोड़ी सी बहुत अलग सी बातचीत करते हैं, जागृति जी से पूछते हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा झांकते हैं। जागृति जी, आप फिल्में देखती हैं? हाँ, देखती हूँ।
इधर कोई लेटेस्ट फिल्म जिसका आप जिक्र करना चाहें कि हमारे दर्शकों को, हम इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि क्या हिंदी सिनेमा का सिनेरियो जी। महिलाओं के पक्ष में कुछ बोलता दिख रहा है? ऐसी कोई फिल्म आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी फूले देखी, जी। लास्ट जो फ़िल्म मुझे याद आ रही है वो देखी और बहुत अच्छी लगी मुझे। और वो मतलब ये बहुत पहले और बहुत ज़्यादा ऐसी फ़िल्में बनने की ज़रूरत है। उसके अलावा उषा मेहता को लेके जो फ़िल्म बनी है, वो भी मैंने देखी। जी। तो ये ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए। फिर मेरा तो सीधे मानना है कि अस्तित्व जैसी फ़िल्म, दामिनी जैसी फ़िल्में और इस तरह की अभी बनी पिंक आई थी, जो थप्पड़ आई थी जी, या जी। इस तरह की जो फ़िल्में हैं, जो महिला के को लेके जेंडर को लेके जो है ख़ास करके, कई सारी अच्छी फ़िल्में अभी बन रही हैं। मैं जी। पहले से तो बेटर मानती हूँ कि भले ही उनको उतने ज़्यादा दर्शक नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन एक क्लास है जो विमेन के इश्यूज़ को लेके बहुत सेंसिटिव तरीके से फ़िल्में बना रहा है और कर रहा है काम। कुछ बहुत प्रोपेगेंडा फ़िल्में बना करके उसको भी डिवाइड किया गया है। पिछले दिनों में फ़िल्म इंडस्ट्री का भी डिवाइड हुआ है और एक धारा है जो बेहद हिंसक और बहुत मिसोजिनिस्ट और बहुत ही ज़्यादा जी। मेल डोमिनेंस वाली फ़िल्में जी। बनाने लगे हैं। उन पे रोक लगनी चाहिए और वो जिस तरह की हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं, परोस रहे हैं, जैसे एनिमल है, ये जी। अभी उसकी एक नई नई फ़िल्म उसी के सेकंड पार्ट शायद धुरंधर आ रही है। बता रहे हैं लोग कि उससे भी ज़्यादा जी। हिंसा है उसमें। तो वो तो महिला के विरोध में ही है ना अपने आप में। तो जब एनिमल आप स्वीकार करते हैं, जब जानवर को जीवन में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आप धुरंधर के लिए आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं जब इसकी शुरुआत आपका बच्चा मोबाइल खेलते हुए अ, 10 बार बोलता है मैंने नया किल कर दिया, एक और किल कर हाँ, दिया, हाँ, एक ये और किल गलत कर है दिया, वो। तो ये जो वो भले वर्चुअल सा हो कि लगातार किल करने की जो मानसिकता बच्चे में पैदा हो रही है वीडियो गेम और मोबाइल गेम के माध्यम से, अगर आप इसको नहीं रोक पाए तो सिनेमा को नहीं रोक पाएँगे, जी, क्योंकि यही जी, बच्चा जी। कल को सिनेमा बनाएगा भी। वो अलग दुनिया से नहीं आ वो रहे हैं लोग। हैबिचुएट होता है, इनसेंसिटिव होता है, हैं, मतलब उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि मर्डर देखना, ब्लड देखना, है ना? हिंसा देखना, महिला के साथ बदतमीज़ी से गलत तरीके से पेश आना, ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ करना, ये बहुत ही गलत है और फ़िल्म इंडस्ट्री को इसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार होना चाहिए, उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। अच्छा, जो महिलाएँ सिनेमा में हैं, जो काम करती हैं, जी। उनको लेकर के लगातार बातें, एक वर्ग कहता है कि बहुत एम्पावर्ड हो चुकी हैं, अपने आप को लेकर के मार्केट में मजबूत तरीके से खड़ी हैं। दूसरा वर्ग कहता है कि ये महिलाएँ नहीं जानती कि किस तरीके से बाज़ार के दुष्चक्र में उलझा दी गई और उनको एसेट की तरीके से बाज़ार बेच रहा है। तो आप कैसे देख पा रहे हैं सिनेमा से जुड़ी हुई स्त्रियों को? दोनों तरह से हैं चीज़ें भई जब आपके पास पैसे आते हैं तो पावर भी आता है एक जी। तरह का, पूँजी का पावर तो है अपने आप जी। में ना। तो वो पावर तो है उनके पास, वो स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एक दिशा में आर्थिक रूप से ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मार्केट उनको अपने तरीके से सेल कर रहा है। एडवर्टाइज़मेंट में जिस तरह की अभी हालाँकि चेंज भी होने लगा है, उसका रिएक्शन हुआ है जी। बड़े दिन दुनिया के पैमाने पे हुआ है, रिएक्शन में बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए, ये मी टू भी फ़िल्म हाँ इंडस्ट्री से जी। जुड़ा हुआ जी। मामला था। तो ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं एक फ़ेमिनिन जो सोच है वो विस्तार पा रही है जी। और उसी तरह से मार्केट भी हावी है, तो दोनों के बीच में स्ट्रगल तो है अपने आप जी। में और वो स्ट्रगल रहेगा, मुझे लगता है थोड़ा टाइम और लगेगा उसमें और लेकिन वुमेन एज़ ए चेंज मेकर जी। जब तक नहीं आएगी, तब तक वो अपनी तरह की फ़िल्में, अपनी तरह की चीज़ें वहाँ भी इंडस्ट्री में फ़िल्में बना कितनी महिलाएँ रही हैं। जी। फ़िल्मों में एक्टिंग करना, रोल करना अलग चीज़ है और फ़िल्मों को बनाना, प्रोड्यूस करना, निर्देशन करना इसमें कुछ कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे वो आ रही हैं ज़रूर, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे वहाँ महिलाओं की इन चीज़ों में भागीदारी होनी चाहिए वो तो नहीं है। जी। मीडिया में नहीं है, बाकी चीज़ों पे तो छोड़ दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा, क्योंकि मीडिया जो होता है वो कहीं न कहीं एक आईना होता है पूरी जी, जी। सोसाइटी का, और मीडिया में भागीदारी महिलाओं की आज भी सबसे कमतर, और ख़ास तौर पे आप जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो यहाँ लगभग ना के बराबर हुँ, हुँ, हिस्सेदारी है। हुँ। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, लेकिन बहुत एस्टेब्लिश भूमिका में उत्तर प्रदेश में कोई लड़की नहीं दिख पा रही है। तो इसके पीछे आप कौन से कारण देख पाते हैं? क्या पारिवारिक एटमॉस्फेयर है या सोशल एटमॉस्फेयर है या ऑब्वियसली पैट्रियार्की यूपी में अभी भी और खासकर ईस्टर्न यूपी जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ,
बहुत हावी है। अभी भी एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को लोग प्रेफर करें कि हाँ वो मीडिया में जाएं या इस तरह के किसी काम में जाएं जहां उनको रात बेरात दिन कभी भी कहीं भी काम करना हो और ज्यादातर पुरुषों के साथ काम करना हो। लोग नहीं, अभी भी ये मानसिकता होती है कि भाई टीचिंग में चले जाओ या ऐसे सेफ जगह पे जाओ जहाँ ज्यादा चैलेंजिंग ना हो। दूसरा अट्रैक्शन है, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी सहमत दिखती है जब आप कह रहे हो कि परिवार नहीं जाने देता, और मैं एक दूसरी तरफ देख रहा हूँ खासतौर पे जो मैं उसी पे आ रही रील थी। का कल्चर अभी आया हाँ हुआ है। हाँ और हाँ। रील के कल्चर में आपका पूर्वांचल और यहाँ की लड़कियां या फिर भोजपुरी सिनेमा में भोजपुरी यहाँ की भोजपुरी है। लड़कियां आप खूब भरपूर तरीके से आ रही हैं, आगे एग्जैक्टली बढ़ रही हैं। तो जहाँ वैचारिक पक्ष है वही क्यों उनका मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह जी रही थी अभी कि ये विस्फोट है। जी वो जो दबी हुई प्रतिभा है और खुद को प्रदर्शित करने का जो एक की उत्कंठा कितनी ज्यादा है वो रील्स में दिखती है। हर दूसरे घर में महिला घर में बैठी हुई जो गृहिणी है वो रील्स बना रही है और खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, भले ही वो कितने भी फूहड़ तरीके से ही हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब वही मैं जो आ रही थी पॉइंट वही है कि इतना बड़ा एक मतलब दुनिया का सबसे बड़े स्टेट्स में से देश की तरह होता अगर उत्तर जी प्रदेश हम लोग कहें तो जी इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन यूपी में खुद नोएडा सिटी होते हुए भी कितना सेफ है और कितना अच्छा वातावरण है पत्रकारिता के लिए। जी कितने कॉलेजेस हैं, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, कितने चैनलों का ऑफिस है, या इंडस्ट्री ही भोजपुरी इंडस्ट्री या किसके लिए क्या क्या स्पेस है। तो लड़कियां जाएंगी कहाँ, ले दे के उनको दिल्ली बम्बई तो भागना है। जी और हर लड़की दिल्ली बम्बई नहीं जा सकती है ना, उसके लिए उसके घर के जिले के वातावरण में कितना जगह है। तो एक तो मीडिया को लेकर के जो वो भी है ना कि वहां भी मार्केट इतना हावी है, वहां पे भी जो बड़े पूंजीपति घराने हैं वो सब के सब मेट्रो सिटीज में हैं। तो ये जो फूहड़ता आ रही खासतौर जी पे जो महिला कंटेंट आ रहा है उसमें फूहड़ता की भी आपने बात की। जी तो फूहड़ता बाजार का दबाव है या उनके भीतर जो आक्रामकता आ रही कि कहीं कोई समुचित प्रशिक्षण नहीं मिला, मौका नहीं मिला, कहीं जी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उस आक्रोश का परिणाम है? मैं बिल्कुल उसी आक्रोश का परिणाम मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में जो उनको एक मतलब खास कर घरेलू महिला के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जी और वो एप्रिसिएशन की कमी से जो जूझती है, इमोशनली जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, जो उसके काम को महत्व मिलना चाहिए, उसका अस्तित्व एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। और फिर उसको एक हाथ में मोबाइल आता है और उसको ये दिखता है कि अरे इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं जी और डाल अचानक उसकी सकते हैं। दुनिया बड़ी हो जाती अचानक है, से उसकी दुनिया एकदम से बड़ी बूम हो कर जाती जाती है। है। जी और फिर वो मतलब मैंने ऐसे अपनी जान पहचान में अच्छी खासी जवान बच्चे हो गए हैं, सब कुछ है, और उन महिलाओं को देखा कि अरे अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। जी और उनको इतना लगा कि उनको अपने आप को दिखाना जरूरी है। उनको डांस करने आता है या नहीं आता है वो कर रही हैं, उनको गाने आता हो ना हो तो वो गा रही हैं, वो खाना बना के बांट रही दिखा रही हैं कि मुझे खाना बनाने आता है, और उससे भी वो कमा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्सप्लोजन हो रहा है एक तरह तो से, तो ये ये क्या वही बेहतर है या इसके कुछ दूरगामी खामियाजे आप देख पा रही हैं? एक ही खामियाजा लगता है कि वो बहुत सतही हो गई हैं चीजें, वो मतलब उतने से अगर वो संतुष्ट हो जाए तो ये भी ठीक नहीं है। जी कुछ गहरी चीजें मतलब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं देश के प्रति, दुनिया के प्रति। आपकी फैमिली में अब खाए पिए अघाए मध्यम वर्ग के परिवार में अगर महिला खाली रील बना के या किटी पार्टी करके संतुष्ट हो जा रही है तो ये बहुत दुखद है। उसको अपने आसपास की महिला के दुख दर्द को भी समझने की जरूरत है। देश के और हालात जो हो रहे हैं उनमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। जो कुछ भी सोशल तो ये समझना हाँ होगा ना आप जी लोगों की भी भूख बाजार में नहीं बिकती, रोटी बाजार में बिकती है। हाँ तो भूख को रील्स पे कैसे लेके जा सकती है? जी वहां तो देह के खरीदार मिलते हैं ना, जी वहां जी डांस के मिलते हैं, तो वहां जी भूख तो नहीं बिकेगी। वही दिक्कत है, हर चीज बिके ये जरूरी भी नहीं है। जी आ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन हाँ जागृति जी ने कही कि हर चीज बिके जरूरी नहीं है, जीवन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जी और उन मुद्दों को उठाया उठाया जाना चाहिए। चाहे जो लड़कियां रील बना रही, मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने सामाजिक बदलाव को देखें, अपने पास पड़ोस की समस्याओं को देखो, उसको भी लेकर के आए। रील बनाना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत सतही सोच की रील बनाना कहीं ना कहीं उसके
निगेटिव पक्ष देख पा रहे हैं जागृति जी भी। और चूंकि समय बहुत लंबा होता जा रहा है और उनके पास अथाह चीज़ें अनुभव है जिस पर हमें बात करने का तो भी बहुत मन है। हम फिर उनको आमंत्रित करेंगे अपने स्टूडियो में दोबारा और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज का ये अंक हम यही खत्म करते हैं। काशी के कर्णधार में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।